हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनीज जो होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है या फिर जो पब्लिक या प्राइवेट फर्म कंपनीज होती है, वो आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। हालांकि ये मेरे बहुत से फ्रेंड्स और बहुत से मेल्स आए हुए हैं मुझे कि काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि कंपनी जो होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है, पब्लिक लिमिटेड फर्म होती है, ये अपने आईपीओज़ क्यों लॉन्च करती है और आईपीओज़ लॉन्च करने के पीछे इनका मकसद क्या होता है और ये क्या क्या पर्पस होता है कि ये आईपीओज़ को लेके आते हैं मार्केट में। तो जो भी फिनेंस रिलेटेड या जो बैंक्स वर्कर है, जो बैंक एम्प्लॉयज़ है या जो फिनेंशियल या अकाउंटेंट रिलेटेड जो पर्सन है, उनको ये बेसिकली ये चीज़ें पता होता है कि कंपनी अपनी आईपीओज़ क्यों लॉन्च करती है। बट जो नॉन फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनको शेयर मार्केट के बारे में या बाकी जो चीज़ें होती है फिनेंशियल एक्टिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जिससे उनको ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि कंपनी आईपीओज़ क्यों लेके आती है। हालांकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि ये कंपनी जो होती है अपने आईपीओज़ लॉन्च करने का पर्पस क्या रहता है और ये क्यों कंपनीज आईपीओज़ को लॉन्च करता है। कि जब हमने काफ़ी बार हमने देखा होगा कि रिलायंस का आईपीओज़ आ रहा है, बर्गर किंग का आईपीओज़ आ रहा है, फिर टाटा ने अपना आईपीओज़ लॉन्च किया है, फिर आईटीसी का आईपीओ कई महीने पहले आया था। तो ये काफ़ी सारी जो कंपनीज है अपने आईपीओज़ लेके आती रहती है। तो इसके पीछे हालांकि कुछ रीजंस होते हैं कि कंपनी को आईपीओज़ मतलब क्या होता है। मैं एग्जैक्टली ये क्लियर कर देता हूँ कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जो आईपीओज़ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और कंपनी अपनी आईपीओज़ को इसलिए लेके आती है कि कंपनी को कुछ फंड चाहिए होता है। जब भी कंपनी कोई अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है या अदर आउटलेट्स ओपन करना चाहती है या बिजनेस को और बड़े लेवल तक करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है कि अपनी ओनरशिप, अपनी जो हिस्सेदारी होती है, वो कुछ परसेंट बेचना चाहती है और उसके बदले में फ़ंड रेज करना चाहती है, जिसके कारण ये हो जाता है कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने के पीछे का मकसद ऐसे ही रहता है कि कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के कुछ काफ़ी सारे डेब्ट्स होते हैं, तो उस कर्जे को उस डेब्ट्स को फुलफिल करने के लिए आईपीओज़ को लॉन्च किया जाता है। कि जबकि आईपीओ लॉन्च करेंगे तो मार्केट से पैसा आएगा और पैसा आने के बाद कंपनी उस डेब्ट्स को फुलफिल करेगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होता है कंपनी को, और उस प्रोडक्ट को इनिशियली लेवल पर उनके पास फंडिंग नहीं होती है, तो उस फंडिंग को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने आईपीओज़ को लॉन्च करती है मार्केट में। हालांकि कई सारे इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे उनके इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें होती है उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी जो होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो भी कंपनीज होती है, वो अपने आईपीओज़ को लेके आते हैं। हालांकि ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है, पूरी की पूरी जो ओनरशिप रहता है वो नहीं बेचते। जब भी हम सारे लिस्ट आपको, जब भी कोई शेयर्स को हम परचेस करने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि उसमें कई बार ये मेंशन किया रहता है कि कितने परसेंट या कितनी हिस्सेदारी प्रमोटर्स का है, कितने शेयर होल्डर्स के, कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो इसमें हिस्सेदारी है इस कंपनी में, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती रहती है। तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर कंपनी को जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, तो उनके पास अगर इनिशियल लेवल पर अगर फंडिंग नहीं है तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी सेल करना चाहते हैं और उस सेल करने के बदले उसको कंपनी को पैसा आता है, फंड रेज करते हैं या फिर अपने डेब्ट्स को वो फुलफिल करने के लिए उस फंडिंग को यूज़ करते हैं। हालांकि जब भी हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं sebi.gov.in पे, तो वहाँ पे आपको एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर रहता है जिसको आरएचपी भी बोलते हैं। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर्स क्या रहता है, इसमें कंपनी अपने आईपीओ करने वाले हैं। तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर्स में हम क्लियरली देख पाते हैं कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर्स में एग्जैक्टली शेयर मार्केट का जो भी आईपीओज़ का पैसा आने वाला है शेयर मार्केट्स के थ्रू, ये पैसा ये क्या पर्पज़ के लिए यूज़ कर। दो तरह के आईपीओज़ इशू होते हैं। फर्स्ट हो जाता है फिक्स वैल्यू और सेकेंड हो जाता है कि बुक बिल्डिंग इशू। तो जो फर्स्ट होता है फिक्स वैल्यू, इसमें जो कंपनी के ओनर होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते हैं, वो दोनों आपस में मिलके एक प्राइस डिसाइड करते हैं। कि सपोज़ कि किसी कंपनी का लॉन्च करना है आईपीओस, तो उसमें 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 या 500 जो भी रेट वो डिसाइड करते हैं, वो रेट पे ये दोनों डिसाइड करते हैं और ये दोनों मिलके उस कंपनी का आईपीओस का जो प्राइस है वो मार्केट में लेके आते हैं। सेकेंड केस में क्या हो जाता है, जो बुक बिल्डिंग इशू होता है, उसमें कंपनी में जो बैंक इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इस बैंक से ये लोग कर्जा लेते हैं या फिर लॉन्च करने के प्रोसेस होता है, जो भी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, बैंक और प्लस अगर इसमें इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स, तो बैंक एंड इन्वेस्टर्स दोनों मिलके
एक बैंड प्राइस डिसाइड करते हैं बिल्डिंग फ्लोर्स में। इसमें जाता है कि जो बैंक और इन्वेस्टर्स ये दोनों मिलके एक बैंड प्राइस डिसाइड करते हैं। बैंड प्राइस मतलब एक जस्ट एक अमाउंट होता है, इसमें दो अमाउंट डिसाइड किया जाता है, एक होता है फ्लोर प्राइस और दूसरा होता है कैपिटल प्राइस। तो फ्लोर प्राइस क्या हो जाता है कि जो लोअर लेवल का जो डिसाइड होता है, जिसको भी इन्वेस्टर्स बीट करते हैं। सपोज कि जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ 100 एंड 120 रुपीज़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 20 का ही डिफरेंस ऐसा होता है कि 20% का, नॉट मोर देन 20% के डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में एक अमाउंट को बीट किया जाता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंपनी को इस अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और उस अमाउंट को बीट करते हैं। तो सपोज बैंक ने अगर 100 रुपीज़ बीट किया और सेकंड जो फ्लोर प्राइस है वो 100 रुपीज़ किया और कैपिटल प्राइस उन्होंने 115 रुपये किया या 140 रुपये कर दिया, जो भी एग्जांपल। तो जो इन्वेस्टर्स होता है इसमें जो बीट करता है और इन्वेस्टर्स इसको बीट करने के बाद एक प्राइस सेट करता है कि इसका जो IPOs होने वाले इस, हालांकि जो प्राइस बैंड रहता है इस प्राइस बैंड में 20% का फ्लोर प्राइस और कैपिटल प्राइस में ये 20% का ही डिफरेंस रहता है। प्लस माइनस जो है वो मैक्सिमम सेबी का रूल्स है और सेबी के रूल्स के हिसाब से इसको जो भी इसका जो प्राइसिंग होता है वो नॉट में 20% के डिफरेंसेस में नहीं होता, 20% के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स और बैंक वाले जो मिलके ये डिसाइड करते हैं, वो जो भी प्राइस बैंड आता है वो सपोज़ कि बैंक वालों ने डिसाइड किया फ्लोर प्राइस 100 रुपीज़ है और कैपिटल प्राइस 120 रुपीज़ है। तो जो भी लोअर वैल्यू रहेगा उसको वो लोग बीडिंग के लिए उसमें डाल देते हैं कि इस प्राइस में हम अपने IPOs को लॉन्च करेंगे। तो फर्स्ट केस में ये हो जाता है कि बैंक और फिक्स प्राइस में ये हो जाता है कि कंपनी के ओनर और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, लोकल इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी ओनर होते हैं, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। बट बुक बिल्डिंग वैल्यू में बैंक एंड इन्वेस्टर्स ये दोनों मिलके जो IPOs का प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। तो दोनों में बस यही डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आप सभी ने देखा होगा कि किसके थ्रू मार्केट, मतलब जो भी मार्केट में जो सेबी के जो एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जहाँ से हम IPOs को बैंक के थ्रू IPOs को अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे मोबाइल्स एप्लीकेशंस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, जिनके थ्रू या फिर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स है जो शेयर मार्केट रिलेटेड शेयर्स को परचेस एंड बाय करते हैं। बिग इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स के थ्रू भी काफ़ी सारी कंपनी इन्वेस्टर्स होती है जो शेयर्स को परचेस एंड सेल एंड परचेस करती है, सेल एंड बाय करती है। उनके थ्रू भी IPOs को हम डायरेक्टली ले सकते हैं, बैंक के थ्रू भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ गए, जैसे जीरोदा हो गया, 5paisa.com हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू IPOs को लॉन्च किया जाता है। हालांकि अभी जस्ट बर्गर किंग का IPOs एक जल्द आने वाला है। तो ये भी एक चीज़ें हो जाती है कि IPOs लॉन्च होता है और IPOs अप्लाई करने का जो टाइम होता है ये होता है 3 to 5 डेज़ का रहता है, मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ का रहता है। कोई IPOs 1 डे में ही क्लोज हो जाती है, डिपेंड्स ऑन कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। तो कई बार यही हो जाता है कि कंपनी, हाँ, हालांकि इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है कि जब भी आप किसी कंपनी के IPOs को अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर अप्लाई किया तो आपको उस कंपनी के IPOs मिल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अगर अप्लाई करते हो तो उस IPO आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये लिमिटेड रहता है। और लिमिटेड होने के बाद क्या होता है कि कई बार ह्यूज लोग या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी में लोग IPOs के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पहले कंपनी अपना IPOs लिमिटेड स्टॉक में, एक तो लिमिटेड में मतलब लॉन्च करती है कि पहले वो प्लानिंग करती है कि उनको कितने फंड रेज की ज़रूरत है, कितने फंडिंग की ज़रूरत है। तो उस फंडिंग के हिसाब से कंपनी अपने IPOs को लॉन्च करती है। तो हालांकि वो डिपेंड्स हो गया, वो फिक्स हो गया कि उनके पास 1 लाख शेयर्स को या 2 लाख शेयर्स के IPOs ही वो लॉन्च करने वाले हैं, 5 लाख, जो भी एक अमाउंट, एक IPOs होता है, एक फिक्स शेयर्स होते हैं, वो उतने शेयर्स ही उनको लॉन्च करते हैं। और IPOs में एक डिफरेंसेस हो जाता है कि जब हम शेयर्स कंपनी लिस्टेड होती है तो हम शेयर्स को 1 शेयर्स, 2 शेयर्स, 5 शेयर्स ऐसे मतलब हम बाय करते हैं। बट IPOs में कैसे हो जाता है, आपको एक लॉट परचेस करना पड़ता है। लॉट इन द सेंस 50 शेयर्स का भी लॉट होता है, 200 शेयर्स का लॉट होता है या 100 शेयर्स का लॉट होता है। तो जो कंपनी होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मिलके एक लॉट डिसाइड करते हैं कि एक लॉट में 50 शेयर होगा, 100 शेयर होगा, 200 शेयर होगा या 500 शेयर होगा। तो आप IPOs जब भी परचेस करोगे तो आप 1-2 शेयर्स नहीं परचेस करते हो। IPOs का मतलब हो जाता है कि लॉट में 1 लॉट परचेस करना, 2 लॉट परचेस करना, 3 लॉट। अब ये कंपनी की पॉलिसी डिसाइड करती है कि एक पर्सन को कितने लॉट सेल कर सकते हैं। एक लॉट सेल करते हैं, 2 लॉट सेल करते हैं या
50 5 जो भी लॉट्स है ये कितने लेयर्स मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। ये डिपेंडिंग होता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर, सेबी के पॉलिसी के ऊपर होता है। ये टोटली उनके ऊपर डिसाइड होता है कि कितने लॉट्स एक पर्सन को दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अप्लाई करते हैं और उनको ये मिलता भी नहीं है। कई बार उनको ये आईपीओस का जो लॉट होता है ये नहीं मिलता है। और आईपीओस अप्लाई करने के बाद एक ही चीज़ होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट कुछ पीरियड के लिए ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक इन द सेंस 10 डेज 15 डेज, या जब भी जो कंपनी अपना अलॉटमेंट का उनका जो प्रोसेस या पॉलिसी रहती है, वो पॉलिसी के बाद अगर आपको आईपीओस में अगर आपका पैसा नहीं, मतलब आपको अगर आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा वो रिफ़ंड हो जाता है। और अगर आपके नाम पे आईपीओ अलॉटमेंट हो गया तो आपके पैसे वो आईपीओस में लग चुके हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस होता है जब भी हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं। तो या तो आपका उसमें फिक्स रेट रहता है कि आपको 10 to 15 डेज़ के लिए वो आपका जो भी मनी है वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद जो इसका जो अलॉटमेंट, जो भी कंपनी का अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद जब ये कंपनी के शेयर्स, जब भी आपको जो भी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, वो अलॉटमेंट के बाद कुछ दिन बाद, मतलब नॉट इमीडिएट, कुछ समय बाद या कुछ 10 दिन 15 दिन या 5 दिन, कुछ समय बाद उस कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको सेबी के जो वेबसाइट होती है या फिर जो शेयर मार्केट के जो वेबसाइट होते हैं सेंसेक्स में या एनएफटी में, उसमें आपको शो करना चालू हो जाएगा। और जब उसमें शो करना चालू होगा तो आप पर्टिकुलर शेयर्स को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं कि 1 शेयर्स 2 शेयर्स 4 शेयर्स, जो भी आपके लॉट के अंदर जितने भी शेयर्स है, आप उसमें क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको सेल एंड बाय कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बट आईपीओस में आपको 1-2 शेयर्स बाय नहीं करते, जो पूरा का पूरा लॉट लेना पड़ता है। और वो लॉट में कंपनी डिसाइड करती है कि एक लॉट में कितने शेयर्स होने चाहिए, तो वो डिपेंड्स कंपनी के रहते हैं। ये हो जाता है आईपीओस। बेसिकली मैंने कोशिश की है कि कुछ छोटे से, मतलब मैंने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स रहते हैं आईपीओस को लॉन्च करने के पीछे, आईपीओस कैसे अलॉटमेंट होते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, कि वो बताने की। हालांकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स अभी भी है। डीपली अगर आप जाओगे तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। मैंने कोशिश की है शॉर्ट में कि